वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 जिसका नाम है बाजार संतुलन। इसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया है। सबसे पहले आप चैप्टर का थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको आप कवर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने डील किया था कि बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिमांग होती है, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन था, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति होती है। ये सब क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया था। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक हो और संतुलन कीमत से कम हो, इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छी तरह से हम लोगों ने डील किया था ये सब क्वेश्चन को, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का जो आपका टॉपिक है वो कहां से स्टार्ट होता है, आपका 8वां क्वेश्चन से, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और बाकी सब जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो लगभग सभी चीज आपका डायरेक्टली थ्योरी से पूछे जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो थोड़ा सा उनका आंसर देना पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आती है। एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ लिखना, कुछ पूछा जाता है, कुछ और लिख करके कुछ आ जाते हैं, ठीक है, लिखते हैं कुछ और। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर करते हैं तो बाकी जो क्वेश्चन होता है अदर सब जो बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि जो भी बोर्ड से हैं आप, अगर यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, जैक बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी बोर्ड से हैं आप, ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली आपका टॉपिक से आता है, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो वहां कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आती है कि इसका आंसर किस रूप में दिया जाए। तो वही सब क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉफी की कीमत में परिवर्तन चाय की संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा, ठीक है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो इसको आप कैसे डील करेंगे। आप जानते हैं कि कॉफी और जो चाय है ये दोनों प्रतिस्थानापन्न वस्तु है। प्रतिस्थानापन्न वस्तु उसको कहते हैं, वो दोनों वस्तु को कहेंगे जो जिसका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु या फिर प्रतिस्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अगर किसी का दाम बढ़ रहा है तो किसी दूसरे का दाम घटेगा, यानी अगर किसी का दाम बढ़ रहा है तो कुछ दूसरे का मांग बढ़ेगा, ठीक है। तो कीमत पर आपको परिवर्तन होगा कि अगर कीमत में परिवर्तन होगा कॉफी के या फिर चाय के, तो वो दूसरे फैक्टर को, यानी दूसरा सामान को किस प्रकार प्रभावित करेगा, वो चीज आपसे पूछा गया, ठीक है। कॉफी की जगह आपको यहाँ चाय दे देगा या फिर यहाँ कॉफी कर देगा, मतलब नाम को आगे पीछे कर सकता है, क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं अर्थात स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत और मांग में धनात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका कीमत बढ़ेगा तो इसका मांग बढ़ेगा, ठीक है। मांग की धनात्मक संबंध का मतलब ये होता है कि अगर बढ़ेगा तो पहला अगर फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा। धनात्मक संबंध किसको बोलते हैं, पहला फैक्टर बढ़ने से दूसरा फैक्टर भी बढ़े तो उसको बोलते हैं धनात्मक संबंध। अगर पहला फैक्टर बढ़ने से दूसरा फैक्टर घटे तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक संबंध, ठीक है। तो यहाँ क्या है, धनात्मक संबंध है, क्योंकि पहला फैक्टर जो क्या है, कॉफी का कीमत में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो चाय का भी क्या हो रहा है, चाय का मांग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कॉफी का कीमत और चाय का मांग में क्या है, दोनों में धनात्मक संबंध है, क्योंकि पहला फैक्टर का बढ़ने से दूसरा भी फैक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं दोनों में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अतः कॉफी की कीमत में कीमत बढ़ने से चाय की मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी। कॉफी की कीमत घटने पर चाय की मांग बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आप अगर चाहिए, आपके पास 10 रुपया है, आप कॉफी पीने के लिए गए तो आपको वहां क्या कहता है, कॉफी का दाम बढ़ गया है 12 रुपये, ठीक है, लेकिन आप वहां कॉफी नहीं पी पाए, आप वंचित रह गए। लेकिन चाय जो है 10 रुपया में आपको मिल जाता है, फिर 9 रुपया में आपको मिल जाता है, तो चाय के बदले आप कॉफी पिएंगे ना, क्योंकि आप इसके जगह पर चाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसका मांग बढ़ गया। तो इस प्रकार क्या करती है, कॉफी की कीमत घटने पर चाय की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार आप रिलेशनशिप दर्शा देंगे, आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सभी क्वेश्चन लगभग थोड़ा सा टफ है, लेकिन शॉर्ट आंसर दिया गया है, शॉर्ट आंसर दिया गया है। तो आप वहां ज्यादा बढ़ा करके लिखेंगे, वहां आपको शब्द दे दिया जाएगा कि 50 से 70 शब्द के बीच, या फिर अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग फिक्स होता है, बिहार बोर्ड के लिए अलग होगा, जैक बोर्ड के लिए अलग होगा, अदर बोर्ड के लिए अलग होगा, ठीक है। तो वहां आप क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर देंगे, लेकिन जो मेन थ्योरी रहेगा, मेन बेस रहेगा, वो मैं आपको यहां बता देता हूं, ठीक है। यदि वस्तु एक्स की स्थानापन्न वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु एक्स की संतुलन कीमत तथा मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यानी स्थानापन्न वस्तु एक्स और वस्तु वाई दोनों जो है स्थानापन्न वस्तु है। मान चलिए इसको कॉफी मान लीजिए, ठीक है, इसको कॉफी मान लीजिए, इसको चाय मान लीजिए, वस्तु वाई को, ठीक है। यदि वस्तु एक्स की स्थानापन्न वस्तु वाई की कीमत में वृद्धि हो रही है, चाय की कीमत बढ़ रही है, चाय की कीमत बढ़ रही है, ठीक है। चाय का ग्राफ जो है, उसका रेट जो है, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। चाय का कीमत बढ़ रही है तो वस्तु एक्स की संतुलन कीमत तथा मात्रा में किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। संतुलन कीमत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, इसका अगर मांग बढ़ेगा तो इसका अगर रेट बढ़ेगा तो इसका मांग तो बढ़ेगा, ठीक है। मात्रा इसका ज्यादा
ज्यादा में बिकेगा संतुलन कीमत। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है कि यदि वस्तु x के प्रतिस्थापन वस्तु y की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु x के सापेक्ष यानी वस्तु x सापेक्ष रूप से सस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। इससे वस्तु x की मांग बढ़ जाएगी और वस्तु x का मांग वक्र बाईं ऊपर दाईं ओर खिसक जाएगा। जब इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ मतलब इसका दाईं ओर खिसक जाएगा। यानी कहाँ, यहाँ देखिए वस्तु x सापेक्ष रूप से मतलब किसके सापेक्ष, किसके कंपेरिजन में, वस्तु y के रूप में। सिंपल सी बात है, वस्तु y का अगर दाम बढ़ेगा तो यहाँ क्या होगा, वस्तु x का मतलब मूल्य घट जाएगा। किसके कंपेरिजन में? मूल्य वही है, मतलब मूल्य घट नहीं रहा रियलिटी में। इसका 10 रुपया है और इसका भी 10 रुपया है। ठीक है, वस्तु y का भी दाम 10 रुपया है और वस्तु x का भी दाम 10 रुपया है। ठीक है, तो वस्तु y का अगर 10 रुपया से 12 हो गया तो इसका है, लेकिन इसी के कंपेरिजन में, इसी के सापेक्ष इसका मूल्य कम हो गया ना। पहले 10 दोनों का था, ये बढ़ गया, y का दाम बढ़ गया तो इसका 12 हो गया, अब इसका 10 है ही। तो यहाँ इसका कंपेरिजन में दोनों का अगर कंपेरिजन करेंगे तो y के कंपेरिजन में, y के सापेक्ष में वस्तु x की मांग क्या है, कीमत क्या है, कम है, तो इसका क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, आप जानवे करते हैं सस्ता चीज ज्यादा बिकता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति किस प्रकार भिन्न होती है। वस्तु बाजार और श्रम बाजार। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि वस्तु बाजार में वस्तु की मांग उपभोक्ता करते हैं। वस्तु बाजार में यानी जो मार्केट होता है, ऑब्जेक्ट मार्केट, यहाँ जहाँ मटेरियल मिलता है, तो वहां उपभोक्ता क्या करते हैं, वस्तु की मांग करते हैं और उत्पादक वस्तु की सप्लाई करते हैं। ठीक है, उत्पादक को काम ही है वस्तु बनाओ और मार्केट में सप्लाई करो। जबकि श्रम बाजार में श्रम की मांग उत्पादन करते हैं। ठीक है, श्रम बाजार में क्या होता है, श्रम बाजार में श्रम की मांग उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो श्रम की पूर्ति परिवार करते हैं। श्रम के उत्पादक हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, उत्पादन को हो जाएगा, मिस्टेक हुआ है। श्रम की मांग जो है वो क्या करते हैं, उत्पादक करते हैं और श्रम की पूर्ति जो है वो कौन करते हैं, परिवार करते हैं। परिवार के लोग करते हैं ना, परिवार के लोग ही श्रमिक बनते हैं, लेबर बनते हैं, काम करते हैं। वस्तुओं की मांग उपयोगिता प्राप्त करने के लिए की जाती है, जबकि श्रम की मांग उत्पादकता के कारण की जाती है। वस्तु की जो मांग की जाती है वो क्या करने के लिए, उपयोग करने के लिए ना, उपभोग करने के लिए, अपना आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करने के लिए की जाती है। और श्रम की मांग यानी लेबर की मांग क्या करने के लिए की जाती है, उत्पादन करने के लिए, यानी उत्पादकता के कारण की जाती है। सामान बनाने यानी उत्पादन करना जो होता है उसी के कारण की जाती है। ठीक है, वस्तु की पूर्ति उत्पादक लाभ कमाने के लिए करती है तथा श्रम की पूर्ति का उद्देश्य रोजगार व मजदूरी प्राप्त करना होता है। वस्तु की पूर्ति जो होता है उत्पादक क्यों करता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो, लाभ हो, कंपनी का मालिक, उत्पादक जो होता है फर्म का मालिक इसलिए करता है वस्तु का पूर्ति कि उनको लाभ हो। और तथा श्रम की पूर्ति का उद्देश्य क्या होता है, यानी लेबर जो काम करता है वो जो मतलब अपना सप्लाई करता है, अपना लेबर अपना मेहनत जो सप्लाई करता है उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि उसको रोजगार मिले और उनको पैसा मिले यानी मजदूरी मिले। ठीक है, तो ये होता है। इस प्रकार आप डील करेंगे कि वस्तु बाजार और श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति का वक्र किस प्रकार भिन्न होता है, इस प्रकार आप डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है। ठीक है, सिंपल सा आप क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं पढ़े तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वो पहले पढ़ेंगे। बिना थ्योरी पढ़े आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में जो है पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक है, तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रत्येक फर्म लाभ अधिकतम करने का प्रयास करती है तथा एक उत्पादक इकाई अर्थात फर्म उस स्तर तक श्रम का नियोजन करती है। ठीक है, जहां श्रम की अंतिम इकाई की लागत उस अतिरिक्त श्रम के नियोजन से फर्म की आय में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे कि श्रम की अंतिम इकाई की लागत मजदूरी दर के समान होती है, अतः फर्म उस बिंदु पर श्रम का नियोजन करती है जहां मजदूरी दर सीमांत आगम उत्पादकता के समान होती है। ठीक है, तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है, इस प्रकार आप डील कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर थ्योरी का नोट नहीं बनाए तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। आप लोग अगर थ्योरी का नोट नहीं बनाए हैं, चलिए आप लोग अगर थ्योरी का नोट नहीं बनाए तो कम से कम इसको याद रखने का प्रयास कीजिए। थ्योरी का नोट बनाना तो 101% जरूरी है, 101% जरूरी है थ्योरी का नोट बनाना, क्योंकि जब तक आप थ्योरी का नोट नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए अगला जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट होने जा रहा है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में आपको एसबीपीडी का बुक नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, एनसीईआरटी का बुक, अरे एसबीपीडी का बुक आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको टाइम मिलेगा तभी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में एसबीपीडी का जो थ्योरी है और एनसीईआरटी का जो थ्योरी है सारा चीज़ आपका ऐड किया गया है। आप फिर देखेंगे, पूरा चैप्टर मेरा पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब में जो भी है क्लास यहाँ कर लीजिएगा और नोट बनाइएगा और वो नोट को खोलिएगा और दोनों किताब को खोलिएगा और देखिएगा कि कौन पॉइंट छूटा है, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। इसलिए आपके पास एक्सेस टाइम है, यानी ज़्यादा अगर टाइम है तभी बुक पढ़िएगा, नहीं तो फिर आपको नोट पढ़ना है और नोट को समझना है
नोट तो हर हाल में आपको समझा ही दिया जाता है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं समझाता हूँ। वो नोट को याद रखना है और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसको कवर करना है। कम टाइम है, अगर टाइम ज़्यादा है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा श्रम बाजार में मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित होती है। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। मांग अगर ज्यादा होगा मार्केट में तो पूर्ति भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा वस्तु का उत्पादन होगा तो श्रमिक लोग ज्यादा काम करेंगे तो उनका क्या होगा, श्रम बाजार में मजदूरी दर क्या होगा, बढ़ेगा, उनका ज्यादा मजदूरी होगा, ज्यादा काम करेगा, ठीक है। श्रम की मांग उत्पादक यानी फर्म करते हैं। अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए श्रम के नियोजन पर फर्म को लागत भी उठानी पड़ती है। श्रम को क्रय करने की अतिरिक्त लागत श्रम को दी गई मजदूरी होती है, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि समर्थन मूल्य क्या है, समर्थन कीमत क्या है, समर्थन मूल्य क्या है, यानी सपोर्ट प्राइस। तो छोटे उत्पादकों, किसानों आदि के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किसी उत्पाद यानी प्रोडक्ट के घोषित कीमत को क्या बोलते हैं, समर्थन कीमत या फिर समर्थन मूल्य बोलते हैं, ठीक है। ये यानी जैसे कि एमएसपी है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, वो एक प्रकार का समर्थन मूल्य कहलाएगा, क्योंकि वो जो है सरकार की तरफ से फिक्स कर दिया जाता है। जितने भी कृषि क्षेत्र के अनाज हैं उसका दाम कम से कम जो लोवेस्ट प्राइस होता है वो फिक्स कर दिया था। उसको भी अगर लोवेस्ट कर देगा तो किसान विरोध करेगा ना, 100% विरोध करेगा। तो उसी का एमएसपी का विरोध चल रहा था, आपको पता ही है क्या क्या चला, इंडिया में बवाल हुआ, ठीक है। प्राइस समर्थन कीमत का निर्धारण सरकार बाजार कीमत से अधिक करती है, अधिक करना चाहिए। सर बाजार में अगर कोई समर्थन कीमत जो होता है वो क्या होता है, 10 रुपया। अगर किसी मतलब मान लीजिए धान की 1 केजी धान का कीमत जो है 10 रुपया है मार्केट में, ठीक है। तो सरकार को समर्थन कम से कम सरकार को 12 रुपया में खरीदना पड़ेगा। सरकार को क्या करना पड़ेगा, 12 रुपया में खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाजार मूल्य से उनको ज्यादा रेट रखना है, ठीक है, तभी वहां किसान को फायदा होगा, अन्यथा उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो आत्महत्या की स्थिति में वो भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अगर वो भी देखिए, अब सरकार अगर 10 रुपया से भी कम कर दे तो क्या किसान पगला नहीं जाएंगे, बिल्कुल पगला जाएंगे। 10 रुपया से भी कम कर रहे तो उनको क्या फायदा होगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार का समर्थन मूल्य आप समझ सकते हैं। एमएसपी के बारे में पूरा तरह से आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये है आपका एमएसपी, ये है आपका क्या कीमत, सपोर्टिंग प्राइस था, ये आपका एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिसको मैंने अभी जस्ट बोला वही चीज है। तो कृषि उपज जैसे कि धान गेहूं हो गया, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य देकर किसानों से सीधे यानी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उपज नहीं खरीदी जा सकती है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उपज नहीं खरीदी जा सकती है। उसके बाद एमएसपी भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार कीमत से कम हो जाती है तब भी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एमएसपी पर ही यानी जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उसी पर ही किसानों से फसल खरीदना पड़ता है, उसी कीमत पर फसलें खरीदनी पड़ती है किसानों से, कृषकों से, ताकि किसानों को हानि मतलब उठाना ना पड़े, उनको घाटा सहना ना पड़े, ठीक है। एमएसपी एक सिंपल मैं बता दूं कि एमएसपी कृषि उपज के लिए यानी कृषि क्षेत्र में जितने भी अनाज होते हैं, धान होते, गेहूं होते, चावल होते, जो भी धान चावल या फिर गेहूं, ठीक है, जो भी होते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक मूल्य फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ भाई 1 केजी जो चावल का कीमत है ना, 1 केजी चावल का कीमत जो है 10 रुपया है, ठीक है। और ये 10 रुपया जो है मार्केट में अगर 1 केजी चावल का कीमत अगर 10 रुपया है, ठीक है, तो उनको यहाँ कम से कम 11 रुपया करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो रेट है उससे ज्यादा देना पड़ता है सरकार को। एमएसपी जो होता है मार्केट रेट से ज्यादा बनाया जाता है। और अगर मार्केट में अगर ये 11 रुपया से कम बिक रहा है, मार्केट में 9 रुपया केजी बिक रहा है, तो मार्केट में ऐसा नहीं कर सकती है सरकार की नहीं हमको भी अब 9 रुपया केजी, तो मार्केट में तो 9 रुपया केजी बिक रहा है, नहीं, उनको ऐसा ही 11 रुपया में ही लेना पड़ेगा। तो वो है एमएसपी। ताकि ये क्यों मतलब एक तरह से फिक्स कर दिया जाता है क्योंकि ज्यादा हानि ना सहना पड़े, ज्यादा मतलब घाटा ना सहना पड़े किसानों को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टॉक क्या है। स्टॉक के बारे में सिंपल से आप समझते हैं कि स्टॉक का मतलब होता है किसी भी सामान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, ठीक है, सिंपल सी बात है। स्टॉक का मतलब क्या हो सकता है कि किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, वो क्या है आपका स्टॉक है। तो स्टॉक चर से अभिप्राय उस चर से है जो किसी निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। जैसे कि देश में पूंजी भंडार, आपके पास पैसा है, पूंजी रखे हैं आप, तो आप भविष्य के लिए रखे हैं ना, तो वो क्या प्रकार, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। संपत्ति भी एक प्रकार का क्या है, स्टॉक है। धन भी एक प्रकार का क्या है, स्टॉक है। देश में बेरोजगारों की संख्या, ये भी क्या एक प्रकार का स्टॉक कहलाएगा। बेरोजगार की संख्या भी क्या है, एक प्रकार का स्टॉक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिफ्ट क्या है। शिफ्ट के बारे में आपको पूछा गया, तो इसका अर्थ है, एक सामान्य अर्थ होता है कि देखिए
एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान या परिवर्तन। कंप्यूटर में एक बटन शिफ्ट है, ठीक है, आप लोगों के पास लैपटॉप वगैरह होंगे तो उनका एक बटन का नाम होता है शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट डाल करके आप शिफ्ट टाइप करके, शिफ्ट मतलब एक तरह से प्रेस करके बहुत सारा फंक्शन होता है, आप कॉलन यूज कर सकते हो, कॉमा यूज कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत सारा फंक्शन होता है। तो एक कंप्यूटर में एक बटन का भी नाम है शिफ्ट है। लेकिन यहाँ जो मतलब होगा अर्थशास्त्र में शिफ्ट का मतलब होगा विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है ग्राफ का एक जगह से दूसरे जगह खिसकना। इसको ये चीज समझा जाएगा। अगर शिफ्ट बोला जाए तो मैंने आप लोगों को बोला इसका ग्राफ मतलब दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट का मतलब आप यहाँ अर्थशास्त्र में क्या समझेंगे, यानी एक तरह से विस्थापन, यानी एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना, क्या कहलाएगा, वो विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट का मतलब यही है या इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लेकिन जनरल लाइफ में अगर देखेंगे तो शिफ्ट कंप्यूटर का बटन भी होता है। शिफ्ट का मतलब होता है एक तरह से एक जगह से दूसरे जगह फिट होना, एक तरह से परिवर्तन करना, ठीक है। तो जैसे उत्पादन शुल्क लगाने पर फॉर्म का आपूर्ति वक्र ऊपर बाएं ओर शिफ्ट हो जाता है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताया गया, ठीक है। तो शिफ्ट क्या है, इसको हम लोगों ने कवर किया। तो टोटल हम लोगों ने 8 क्वेश्चन को कवर किया इस क्लास के अंतर्गत। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लास्ट में लिखा हुआ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। देखिए इकोनॉमिक्स है, आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हैं। एमपीएस एमपीसी के बारे में पढ़ेंगे, एमपीएस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे, एनआई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद होता है जीडीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या उसका मेथड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। ये सारा चीज जो आपका है समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आपको एसबीपीटी एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना है, आपके पास टाइम है तभी पढ़िएगा, नहीं तो फिर जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र स्टार्ट होने जा रहा है यही 2 दिन के अंदर, तो उसको आप अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से चैनल पर बने रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको कवर कीजिए। तो आप लोग नोटिफिकेशन को कवर कीजिएगा। और प्लीज एक अनाउंस सुन लीजिए, एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। TenuClasses.com का एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहा है, जहां आपका लाइव क्लास होगा पर डे, और वहां आपको जितना भी कंटेंट है, जितना भी तैयारी होती है, सारा चीज आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा विद पीडीएफ नोट्स। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी सब प्रैक्टिस सेट होता है पिछले मतलब जब से एग्जाम हो रहा है, पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक है, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारा सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि उठा के दे दिया, आपको सारा चीज सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग एप्लीकेशन में अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे। एप्लीकेशन में जितना भी चीज है वो सारा चीज वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।